हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैक्सअप नॉलेज। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और अपनी CUET DU 2023 की प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग इस सीरीज़ में एक और क्लास के साथ इस सीरीज़ में वापस आए हैं। और आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग पीछे की क्लास जो है इसके पहले हो चुकी हैं। आज हमारा ये 9वां लेक्चर है। इसके पहले की जो 8 क्लासेज हैं आप लोग अच्छे ज्वाइन कर चुके हैं। केवल 8 ही क्लास नहीं है, इसके पहले आपको बता दूं कि इसके पहले 2 क्लास और हो चुकी हैं, यानी कि उन 2 क्लासों में हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे सेक्शन ए का उन्हें सॉल्व किए थे। पार्ट ए में हम लोग इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस देखे थे और उसी का पार्ट बी जो है उसमें हम लोग हिंदी में क्वेश्चंस देखे हैं। आगे भी हमारा जो सेक्शन बी के जो बाकी क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं सब एक ही क्लास में होगा, यानी कि एक क्लास में जो भी डोमेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे पी 2022 में इंग्लिश वालों के लिए पार्ट 3rd में रहेगा और पार्ट 4th जब उसका आएगा तो उसमें हिंदी मीडियम में सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसलिए वो अभी आगे आने वाली क्लासेस अभी आप इसे कंटिन्यू रखिएगा। या हो सकता है कि आपको ये वाली क्लास लेट पहुँचे और उसके पहुँचने से पहले आपको वो क्वेश्चंस वाली क्लास पहुँच गई हो। अगर पहुँच गई होगी तो आपको प्लेलिस्ट में वो क्लासेस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपकी कोई क्लासेस मिस हो गई है तो उसे आप वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। सारे में क्वेश्चन जो कराए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि खास करके आपके CUET DU 2023 की प्रिपरेशन के लिए बनाए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके ज़रूरी नहीं केवल CUET में ही काम आएंगे, और भी कई यूनिवर्सिटी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं और आपको पता होगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू बने हुए हैं और आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है। और आप लोग एक कीजिए, अगर कुछ कन्फ्यूजन रह रहा है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, कमेंट कुछ आ ही नहीं रहा है कि क्या चल रहा है, कि क्लासेस सही चल रही हैं, क्या कुछ इसमें चेंजिंग लानी है, कि हिंदी में जो चल रहा है हिंदी में अगर पूरा करें सही है, कि इंग्लिश वालों को भी साथ में लेकर चलना है। तो ये सब बातें आप लोग कमेंट में एक बार बता सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग और अपने क्लास में आगे बढ़ें, आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी है। फ्री चैनल है वो, उसे आप ज्वाइन कीजिएगा। MK एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कीजिएगा। उस पर आपको कोई भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन हुई वो शेयर किया जाएगा। साथ में आपका अगर कुछ अपडेट आया है, यानी कि आपकी क्लासेस के रिलेटेड कुछ अपडेट है तो उसे वहाँ बताया जाएगा। साथ में आपको पता है मैं अगर कोई टॉपिक बता रहा हूँ तो उसे इमेज और एनिमेशन के माध्यम से भी बताता हूँ, तो एनिमेशन वहाँ टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो संभव है नहीं कि मैं आपको एनिमेशन प्रोवाइड करूँ। तो इसलिए उसके लिए आपको टेलीग्राम पे थोड़ा जाना होगा, कष्ट उठाना होगा। फ्री चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज के अपनी 9वां लेक्चर शुरू करते हैं। CUET DU 2023 की प्रिपरेशन में एक और क्लास आ गई है। कुछ लोगों को प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो हिडन लग रही है, हाइड की गई है, उन्हें लग रहा है कि कुछ वीडियो हाइड की गई हैं। तो चिंता मत कीजिएगा, धीरे धीरे वो सारी वीडियो अनहाइड हो जाएंगी। आप देख सकते हैं सारी जो भी वीडियो रहेंगी प्लेलिस्ट में, जो आवश्यकता रहेगी वो आपके सामने रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे मैंने बताया था कि लेवल बढ़ता जाएगा, अलग अलग क्लासेस रहेंगी। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि आपके पास CUET DU 2022 वाली जो सीरीज थी लेक्चर वाली ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए, वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी है। सेम चीज़ें रहेंगी, टॉपिक भी वही रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट की क्लासेस थी और यहाँ पर सारे MCQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पिछले साल ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, इस वजह से किया गया कि इस बार सारे जो हैं क्वेश्चंस ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और कुछ इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की टॉपिक्स भी कवर की जा चुकी हैं। इंडियन ज्योग्राफी भी हो चुकी है। तो इसलिए आप वहाँ 2022 से ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर 2022 और 2023 की सीरीज लेके चल रहे हैं, बाई गॉड मज़ा आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। आगे ये वाली क्लास तो कंटिन्यू हमारी चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। इसके पहले 110 क्वेश्चन हम लोग MCQs जो थे उसे देख चुके हैं। आज 111 से हम लोग आगे शुरू करने जा रहे हैं। CUET DU 2023 का ये लेक्चर 9th है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वर्षा जल संचयन क्या है? ऑप्शन है आपके उपयोग किए गए पानी का संग्रह, B वर्षा जल का संग्रहण, C पानी का वितरण, D इनमें से कोई नहीं। अब इंग्लिश वाले सुने। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? ऑप्शन है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ यूज्ड वाटर, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और फोर्थ है नन ऑफ एबव।
तो आप दोस्तों सोचिए कि ये क्या है। जो क्वेश्चंस हमें लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने चाहिए, ऐसा नहीं केवल मैं क्वेश्चंस आपको कर रहा हूँ, आपको आंसर बता दे रहा हूँ, हो गया काम, नहीं। जो आवश्यकता लग रही है कि ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, वो एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ ले, या नहीं भी पूछता है तो हमें जानकारी लेने में क्या जाता है, इसलिए मैं थोड़ा उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको उसमें थोड़ी अच्छी पकड़ हो पाए। कॉन्सेप्ट अगर आपका नहीं क्लियर है तो थोड़ा आपके लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन फिर भी काम चलाऊं, आप इसमें कुछ कर सकते हैं, इस वजह से थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। कुछ सेकंड चाहिए, आपके मिनट चाहिए, उसमें आप चाहें तो हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाए और आपका एग्जाम बन जाए। तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। तो चलिए बताइए इसका क्या होगा। वर्षा जल संचयन क्या है? उपयोग किए गए पानी का संग्रह, बी वर्षा जल का संग्रहण, पानी का वितरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसमें क्या होता है दोस्तों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, यानी कि वर्षा जल संचयन, वर्षा का जो जल है उसे संग्रह किया जाए, उसको क्या किया जाए, बचा के रखा जाए या संग्रहण किया जाए उनका। तो इससे क्या होगा, हमें कई चीज़ों के फायदा होगा। मल्टीपर्पज़ हैं इसके। कैसे मल्टीपर्पज़ है इसे बताते हैं। पहली बात तो ये जो हमारे जो दूषित जल हो जाता है और हमारी ग्राउंड वाटर जो है, नीचे का जो पानी है, उसे भी दूषित होने से बचाया जा सकता है। कई अपशिष्ट पदार्थ है, कई विषैले पदार्थ है जो वर्षा के जल के साथ मिलकर नीचे ज़मीन में जाते हैं और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसे भी क्या करेंगे, प्रदूषित करेंगे। इसके अलावा हमारा कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, अकाल की स्थिति, सूखा की स्थिति बन जाती है, तो वैसी स्थिति में हमें जल की आवश्यकता जब पड़ती है तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं। अभी भी आप कई जगह देखते हैं, बड़े बड़े शहरों में कई जगह ऐसा है कि इसको संग्रहण किया जाता है वर्षा के जल का और फिर उसका यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे जल स्तर या तो बहुत डाउन है, उन्हें पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की। इन सभी समस्या को दूर करने के लिए जल संग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए और भी इसके कई उद्देश्य हैं। जल क्यों ऐसे क्या उद्देश्य और क्या हो सकता है, जैसे मृदा कटाव। वर्षा का जल हो रहा है, बारिश हो रही है, बहुत तीव्र गति से प्रवाह के साथ जल बहने लगा, अब वो जल क्या करेगा, हमारा मृदा अपरदन करेगा। अब इस मृदा अपरदन को अगर ऐसे किया जाए कि हम कहीं टैंक बना दें और उस वर्षा का जो जल है उसी में जाए, तो ऐसे में ये होगा कि आगे की भूमि अपरदन से बच जाए, पेड़ पौधों को भी सुरक्षा मिले और साथ में ज़्यादा जल हो जाने की वजह से और भी कई तरह की समस्या हो सकती हैं। इस वजह से जो हमारा वर्षा जल संचयन किया जाता है, और ये क्या है, वर्षा जल का संग्रहण। तो अब ये बात आपको हमेशा याद हो जानी चाहिए कि वर्षा जल संचयन क्या है, इसमें कि वर्षा के जल का क्या करना होता है, संग्रहण किया जाता है, यानी कि कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी रेशे वाली फसल काली मिट्टी पर उगाई जाती है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी रेशे वाली फसल काली मिट्टी पर उगाई जाती है? अब इंग्लिश वाले सुने। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया इज ग्रो ऑन ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल के लिए कौन सी इसमें से कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशे वाली फसल काली मिट्टी पर उगाई जाती है? काली मिट्टी पे आप जब भी बात करेंगे रेगुर मृदा भी बोलते हैं, और इनमें एक बड़ी मजेदार फसल होती है, उसका नाम है कपास। अब ये कपास जो है, जब भी काली मिट्टी की बात की जाती है, कपास और काली मिट्टी को साथ में, क्योंकि काली मिट्टी जो है कपास के लिए फेमस है, इसकी खेती यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी भारत में कई जगहों पर है काली मिट्टी, जहाँ पे जैसे महाराष्ट्र का क्षेत्र लीजिए, गुजरात का क्षेत्र लीजिए, और भी कई जगह जहाँ काली मिट्टी होती हैं वहाँ कपास की खेती अच्छे से होती है। तो ऑप्शन एक बार फिर भी देख लेते हैं, भांग, आलसी, जूट, कपास, यानी कि कैनबिस, फ्लैक्सीड, जूट और कॉटन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉटन, यानी कि कपास। कपास जो होता है काली मिट्टी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 113वां क्वेश्चन क्या है, मिल्पा मेसो अमेरिका में एक प्रकार की खेती को किस रूप में जाना जाता है? एक खेती का नाम बताया है कि एक क्या खेती, मिल्पा, क्या नाम बताया है, मिल्पा। कहा गया है कि ये मेसो अमेरिका की एक प्रकार की खेती को किस रूप में जाना जाता है?
तो यानी कि दोस्तों आपको ये मैं क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, बस ये अंतर ये है कि उसमें नाम थोड़ा अलग दे दिया है। आप हमें नाम सुने होंगे झूम खेती, तो यहाँ पर क्या है, मिल्पा है। मैंने बताया था इसके पहले की क्लास अगर आप मेरी ज्वाइन किए रहे होंगे तो मैंने बताया था कि भारत में जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती बहुत प्रचलित है, भारत में इसे वो झूम खेती बोलते हैं, और भी कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में इस खेती को अलग नाम से जाना जाता है। तो इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर इसे किस नाम से जानते हैं, मिल्पा के नाम से जानते हैं, और कहीं कहीं स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं या झूम कृषि बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या है इसका देख लेते हैं, स्थानांतरित कृषि, घुमंतु चरवाहा, सी रोपण कृषि, और डी जीविका कृषि। तो यहाँ पर शिफ्टिंग, इसका क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग कृषि यानी कि स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसका आप राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट संचार में के कारण प्रकाशीय फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है कम लागत, बी वायरस धात से स्वतंत्र, सी डेटा संचरण की उच्च क्षमता, डी संकेतों के प्रकाशीय संचार से तेज। इंग्लिश वाले देखें, इंटरनल कम्युनिकेशन यूजेज ऑप्टिकल फाइबर केबल बिकॉज ऑफ, ऑप्शन है लो कॉस्ट, बी फ्री फ्रॉम वायरस थ्रेट, थर्ड है हाई डेटा कैरिंग कैपेसिटी, फोर है फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन ऑफ सिग्नल्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डेटा संचरण की उच्च क्षमता यानी कि हाई डेटा कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछ रहा है 150 नंबर क्वेश्चन, लवणीकरण क्या है यानी कि व्हाट इज सैलिनाइजेशन। आगे एक ऑप्शन देखते हैं, एक पर्यावरणीय माध्यम से नमक की सांद्रता में वृद्धि, विशेष रूप से मिट्टी में, ध्यान दीजिएगा। बी है एक पर्यावरणीय माध्यम से नमक की सांद्रता में कमी, यहाँ क्या है वृद्धि है पहले वाले में, यहाँ कमी है, विशेष रूप से मिट्टी में। थर्ड क्या है, अत्यधिक पानी देना मिट्टी का संतृप्ति का कारण बनता है, और डी है विनिमय सोडियम का संचय। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक पर्यावरणीय माध्यम से नमक की सांद्रता में वृद्धि, विशेष रूप से मिट्टी में। अब इंग्लिश वाले देखें, व्हाट इज सैलिनाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट है, पहला ऑप्शन है द इंक्रीजेस इन सॉल्ट कंसंट्रेशन इन एनवायरमेंटल मीडियम नोटेबली सॉइल। सेकेंड है द डिक्रीजेस इन सॉल्ट कंसंट्रेशन इन एन एनवायरमेंटल मीडियम नोटेबली सॉइल। थर्ड है एक्सेसिव वाटरिंग दैट कॉजेज सॉइल सेचुरेशन। फोर्थ है द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा जलमार्ग यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। आपके ऑप्शन है डेन्यूब मार्ग, बी मिसिसिपी जलमार्ग, सी राइन जलमार्ग, और डी है वोल्गा जलमार्ग। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन सा जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। एक काम कीजिएगा, आप लोग जब भी ज्योग्राफी पढ़ने बैठिएगा तो आप लोग मैप इसका जरूर लेके बैठिएगा, ठीक है। आप इसका मैप लेके, ये क्या हो गया, अमेरिका का बन गया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। मैप की बात किया है तो आपके दिमाग में तुरंत ये मैप बन जाना चाहिए ऐसा कि कैसा उत्तरी अमेरिका का मैप है, कैसा दक्षिणी अमेरिका का मैप है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश वाले एक बार देख लें, विच वाटर वेव कनेक्ट्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूएसए विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ। ऑप्शन है डेन्यूब वाटरवे, बी है मिसिसिपी वाटरवे, थर्ड है राइन वाटरवे,
और फोर्थ है वोल्गा वाटरवे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिसिसिपी। आपको ध्यान दीजिएगा, यहीं मिसिसिपी नदी भी है, यहाँ क्या है? मिसिसिपी नदी भी है। आगे भी कुछ क्वेश्चन है, उन्हें भी देख लेते हैं। 117 नंबर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। जनसंख्या संबंधी शिक्षा अध्ययन को क्या कहते हैं? इंग्लिश वाले देखें, द स्टडी रिलेटेड टू पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन है डेमोग्राफी, बी बायोग्राफी, सी साइकोलॉजी, डी कैलोग्राफी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं 118 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? जैव ऊर्जा, शहरी कचरे से ऊर्जा, जलाऊ लकड़ी और सौर ऊर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जलाऊ ऊर्जा। इंग्लिश वाले देख लें एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑप्शन है बायो एनर्जी, बी एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट, सी फायरवुड और डी सोलर एनर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फायरवुड। देखिए दोस्तों, जो पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है उसे दो भागों में बांटा गया है, एक वाणिज्यिक और एक गैर वाणिज्यिक। वाणिज्यिक में आता है जैसे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, और गैर वाणिज्यिक में आता है जैसे गोबर, क्या हो जाता है, सूखे गोबर की जो बनती है, पुआल हो गया, और आपका जलाऊ लकड़ी, ये सब क्या है? गैर वाणिज्यिक है। और वाणिज्यिक में आपका क्या आता है? पेट्रोलियम हो गया, फिर आपका हो गया उधर प्राकृतिक गैस, ये सब क्या आते हैं? बिजली, कोयला, ये सब कहाँ है? आपका वाणिज्यिक में आते हैं। गैर वाणिज्यिक में आपका जलाऊ लकड़ी हो गया, ये सब किस में आते हैं? आपकी जलाऊ लकड़ी किस में आएगी? गैर वाणिज्यिक में आएगी। तो इसका राइट ऑप्शन जलाऊ लकड़ी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 119 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन? ऑप्शन है पवन चक्की यानी कि विंड टर्बाइन, बी है तेल शोधन यानी कि ऑयल रिफाइनरी, थर्ड है ताप विद्युत केंद्र यानी कि थर्मल पावर हाउस, और फोर्थ है ज्वालाशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ, बर्निंग मटेरियल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पवन चक्की यानी कि वाइन टर्बाइन, विंड टर्बाइन। 120 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। वे हैं जो व्यक्ति को स्वेच्छा से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। ऑप्शन है अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक, शिथिल कारक और साहस कारक। इंग्लिश वाले देखें, आर दोज दैट फोर्स द इंडिविजुअल टू मूव वॉलेंटियर। पुल फैक्टर, प्रतिकर्ष का मतलब पुश फैक्टर, लूज फैक्टर और प्लग फैक्टर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रतिकर्ष, पुश फैक्टर। यानी कि कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि लोगों को मजबूर कर दे, यानी कि आप आगे बढ़िए, आप यहाँ से निकलिए, कुछ ऐसे कारक होते हैं। वो क्या हो गए? हमारे पुल फैक्टर हो गए, प्रतिकर्ष हो गए, सॉरी पुश फैक्टर हो गए। और जो पुल फैक्टर होंगे, जो आकर्षण करते हैं, किसी को बुलाते हैं, वो ऐसे घटनाएं होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पसंद आए और उस वजह से लोग बाकी स्थान को छोड़कर यहाँ आए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रतिकर्ष कारक। नेक्स्ट चलते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। द्वितीयक क्षेत्र को के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश वाले देखिए, द सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर, बी इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड है सर्विस सेक्टर और फोर्थ है नन ऑफ एबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र के लिए औद्योगिक क्षेत्र। दोस्तों आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल क्षेत्र इसका राइट ऑप्शन होगा। जैसे कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, गन्ने की खेती की जाती है तो वो क्या, अगर कृषि की जा रही है अगर, तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। लेकिन अगर उसी गन्ने से क्या बनाया जा रहा है? चीनी बनाया जा रहा है, गुड़ बनाया जा रहा है, फिर उसका जो क्या किस क्षेत्र में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर। लोगों का अपने पशुओं के साथ मौसमी प्रवास क्या कहलाता है? सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपुल विथ देयर एनिमल्स इज नोन एज। ऑप्शन है खनाब दोषी, बी पशुपालन, सी ऋतु प्रवास, डी पशुचारण। तो दोस्तों एक को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऋतु प्रवास। अभी आप ये समझ लीजिए, इसका क्या हो जाएगा? ऋतु प्रवास। इंग्लिश वाले एक बार देख ले तब मैं बताता हूँ। सीजनल माइग्रेशन इज ऑफ पीपुल विथ देयर एनिमल्स इज नोन एज नोमैडिज्म, रैचिंग, ट्रांसह्यूमेंस और डी है पोस्टोलिज्म। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऋतु प्रवास। अब इसे समझिए, एक एक को थोड़ा बता देता हूँ। खनाब दोषी का मतलब क्या है? हो सकता है कुछ लोग आप इसे पहली बार सुन रहे हैं। खनाब दोषी क्या है? खनाब दोषी का मतलब इसमें क्या है
कि लोग अपने पशुओं पर निर्भर होते हैं आवास के लिए, भोजन के लिए और भी यात्रा के लिए, परिवहन के लिए अपने किस पे, पशुओं पर निर्भर होते हैं। और ये एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर बदलते रहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ क्या है, ऋतु प्रवास क्या है, ये भी क्या होते हैं, एक स्थान छोड़ के दूसरे जगह चलते हैं। जैसा आप देख रहे हैं प्रवास करते हैं लोग, एक स्थान को छोड़ रहे हैं दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे तब यही वाला क्यों आपका राइट ऑप्शन हुआ? इसका मतलब भी तो यही है कि लोग अपना स्थान छोड़कर अपने पशुओं के साथ कहीं और चले जा रहे हैं, स्थान बदल दे रहे हैं, भूमि बदल दे रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ये क्यों नहीं हुआ, केवल यही हुआ? तो खनाबदोशी का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर आप देखिए ऋतु प्रवास है, यानी कि ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, प्रवास होगा। लेकिन ये वाला खनाबदोशी वाला जो प्रवास है दोस्तों, ये अनिश्चित और अनियमित होता है। यहाँ भी लोग अपनी भूमि छोड़कर एक जगह दूसरे जगह जाएंगे, लेकिन ये अनिश्चित, अनियमित होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहाँ मौसमी प्रवास की बात की गई है, यानी कि एक निश्चित समय होगा कि मौसम के हिसाब से लोग क्या करें, अपने पशुओं के साथ क्या करें, माइग्रेशन हो वहाँ पर। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, खनाबदोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किट स्पेस की दुनिया कौन सी है जो वर्ल्ड वाइड वेब www जैसे इंटरनेट से घिरी हुई है? विच इज़ द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस विच इज़ encompassed by internal such as the वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन है सामाजिक स्पेस, बी साइबर स्पेस, सी इंटरनेट, डी डिजिटल स्पेस। सोशल स्पेस, साइबर स्पेस, इंटरनेट और डिजिटल स्पेस। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा साइबर स्पेस। ये था दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन। आज हम लोग इतने क्वेश्चंस किए हैं। आज हमारी ये लेक्चर 9 था, 9वां लेक्चर था। इसके पहले के अगर कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 110 क्वेश्चन के आगे बढ़े हैं। आगे भी और क्वेश्चंस करते रहेंगे, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। फिर जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो आप एक बार वीडियो प्ले करके आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपका इसमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाए और आपका काम बन जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीरीज में अंत तक बने रहेंगे, क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं, आगे भी आप जुड़े रहेंगे और साथ में अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा, क्योंकि CUET DU 2023 की प्रिपरेशन के लिए खास करके ज्योग्राफी वालों के लिए सीरीज चलाई जा रही है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें सिलेक्शन हो। आप और भी जगह पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़िए, आप अच्छे से समझिए उसे, यहाँ से आप हेल्प जरूर लेते रहिएगा। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।